दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सोनेट 16 बाय विलियम शेक्सपियर। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम शेक्सपियर इनका जो जन्म है वो 26 अप्रैल 1564 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और वो एक बहुत ही फेमस प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट थे। उन्हें बार्ड ऑफ एवन इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 38 प्लेज एंड 154 सोनेट्स लिखे थे और उनकी और भी कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, A Midsummer Night's Dream, The Merchant of Venice and The Tempest etc. और लास्टली उनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1616 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है, ये भी हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे ताकि आपको पोएम पढ़ते वक्त कोई भी डिफिकल्टी ना हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या है। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो पोएम है वो टाइम और जवानी के बारे में है। इस पोएम में जो है वो हमारे पोएट एक यंग लड़के से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही हैंडसम और बहुत ही यंग है। पोएट उसे समझा रहे हैं कि टाइम सबकी ब्यूटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है, इसलिए सिर्फ जवानी पर प्राउड रहना काफ़ी नहीं होता। वो बोलते हैं कि सिर्फ पोएम या फिर सिर्फ पेंटिंग किसी को हमेशा के लिए जिंदा नहीं रख सकती। असली तरीका है शादी करके अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाना, यानी कि बच्चे पैदा करना, ताकि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारा नाम जो है वो आगे चलता रहे। हमारी पोएम का मेन आइडिया ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ को नेक्स्ट जनरेशन में दे देता है तो वो किसी ना किसी रूप में फ्यूचर में जिंदा रहता है। यानी कि टाइम को हराने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका आर्ट नहीं है बल्कि अपने खुद के बच्चे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारी इस पोएम का थीम है या फिर कहे तो मैसेज है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन आती है, बट वेयरफॉर डू नॉट यू अ माइटियर वे। दोस्तों यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम एक और ज़्यादा पावरफुल तरीका क्यों नहीं अपना रहे। मतलब वो एक यंग मैन से, एक जवान आदमी से पूछ रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि टाइम तुम्हारी जवानी को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा तो तुम उसे लड़ने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका क्यों नहीं चूज़ करते। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो थोड़ा सा कंप्लेन भी कर रहे हैं और थोड़ा सा मोटिवेट भी कर रहे हैं। वो यंग लड़के से प्यार से लेकिन थोड़ी सीरियस टोन में पूछ रहे हैं कि जब तुम्हें पता है कि टाइम सबकी जवानी छीन लेता है और कोई भी हमेशा यंग नहीं रह पाता, तो फिर तुम एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका क्यों नहीं यूज़ करते अपनी ब्यूटी को बचाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर माइटियर वे का मतलब है कि एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रास्ता, और वो रास्ता कौन सा है तो मतलब है बच्चे पैदा करना, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, क्योंकि पोएट के हिसाब से बच्चे ही इंसान को आगे जिंदा रखते हैं। सिर्फ पोएम लिख देना या फिर किसी की तारीफ कर देना उतना स्ट्रॉन्ग तरीका नहीं है जितना अपना खून और अपनी शक्ल को नेक्स्ट जनरेशन में भेजना होता है। हमारे पोएट का इंटेंशन ये है कि वो यंग मैन को समझा रहे हैं कि सिर्फ मेरी कविता पर भरोसा मत करो, तुम खुद एक्शन लो। यानी कि ऐसा मतलब हमारे पोएट का इंटेंशन क्या है कि अगर मान लीजिए कि आज आप अगर अपने बारे में लिखते हो, कुछ नॉवेल लिखते हो, कोई कविता लिखते हो, अपने बारे में कुछ भी लिखते हो, और अगर आपको मतलब कि आप अपनी जो है वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ाते हो और कल को जाकर अगर आपको वो सारी चीज़ें मतलब कि आपकी वो सारी चीज़ें कोई पढ़ता है तो वो सिर्फ आपको समझ सकता है, आपको हकीकत में देख नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी जनरेशन आगे बढ़ती है तो आपकी एक शक्ल वो जो है वो मतलब कि आपका खून, आपकी शक्ल, आपकी सारी चीज़ें जो है वो एक जनरेशन आगे बढ़ती है, तो आपको जो है वो कोई भी इंसान उस इंसान में यानी कि आपके बच्चे में देख सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पोएट क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी कविता पर भरोसा मत करो, तुम खुद एक्शन लो। वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी तारीफ कर लिख रहा हूँ, पर असल जीत तो तब होगी जब तुम अपनी ब्यूटी को फ्यूचर में भेजोगे। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि तुम इतना सिंपल और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन क्यों इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पर हमारे पोएट का मेन थीम स्टार्ट होता है कि टाइम से बचने का बेस्ट तरीका आर्ट नहीं है बल्कि अपने खुद के बच्चे हैं। यानी कि अगर आपको टाइम से बचना है तो आप जो है वो आर्ट के माध्यम से जो है वो जाने नहीं जाओगे, लेकिन अगर आपका एक बच्चा होगा, आपकी अगर जनरेशन आगे बढ़ेगी तब ज़रूर आप जो है वो जाने जाओगे, आप पहचाने जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एक लाइन में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है,
मेक वॉर अपॉन दिस ब्लडी टायरेंट टाइम। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि इस खूनी जालिम टाइम के खिलाफ जंग छेड़ दो। मतलब टाइम को वो एक क्रूअल दुश्मन की तरह दिखा रहे हैं जो सबकी जवानी और सुंदरता को खत्म कर देता है, और वो यंग मैन को बोल रहे हैं कि इस टाइम के अगेंस्ट लड़ो। यहाँ पर पोइट ने जो है वो टाइम को एक नॉर्मल चीज़ की तरह नहीं बल्कि एक ब्लडी टायरेंट यानी कि एक जालिम और खूनी राजा की तरह दिखाया है जो किसी पर भी दया नहीं करता। यानी कि टाइम जो है वो धीरे धीरे हर इंसान की जवानी, हर इंसान की सुंदरता और ताकत को छीन लेता है। इसलिए पोइट उसे एनिमी बना देते हैं, यानी कि दुश्मन की तरह मानते हैं। जब वो बोलते हैं कि मेक वॉर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच में तलवार लेके लड़ो, बल्कि ये कह रहे हैं हमारे पोइट कि चुपचाप बैठने की जगह कुछ एक्शन लो। पोइट का इंटेंशन ये है कि यंग मैन को जगाना है कि तुम बस अपनी ब्यूटी पर प्राउड मत करो, क्योंकि टाइम तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर वॉर का आइडिया इसलिए दिया गया है ताकि जो बात है हमारे पोइट की वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग लगे, जैसे कि सिचुएशन अब बहुत ज़्यादा सीरियस है और अब डिसीजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वॉर का तरीका क्या है? तो इस वॉर का तरीका है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना, क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो वो तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा हिस्सा टाइम के बाद भी जिंदा रखेगा। यानी कि तुम तो जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी जो सोल है, यानी कि तुम्हारी जो हर एक अंश है, वो किसी ना किसी रूप में जो है वो जिंदा रहेगी। इसलिए पोएट टाइम को विलन बनाकर यंग मैन को हीरो की तरह बिहेव करने को कह रहे हैं, ताकि वो अपनी लेगेसी को बचाने के लिए लड़ सके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस एक लाइन में हमें क्या समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे पोइट कहते हैं एंड फोर्टिफाई योर सेल्फ इन योर डिके विथ मीन्स मोर ब्लेस्ड दैन माई बैरन राइम। दोस्तों यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जब तुम धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारी ब्यूटी कम हो जाएगी, तो तुम खुद को किसी और अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बना लेते, जो मेरी बेकार और बिना फल वाली कविता से ज़्यादा पावरफुल हो। दोस्तों यहाँ पर फोर्टिफाई का तो मतलब है कि खुद को मजबूत बनाना, ओके, खुद को मजबूत करना। डिके का मतलब है किसी चीज़ का खराब होना, यानी कि यहाँ पर किस चीज़ के लिए डिके का यूज़ हुआ है, तो मतलब कि जवानी का खत्म होना, इस सेंस में डिके का यूज हुआ है। और बैरन राइम का मतलब है कि पोएट अपनी ही राइटिंग्स को, अपनी ही कविता को बेकार बोल रहे हैं, यानी कि बैरन बोल रहे हैं, जिससे कोई फल नहीं मिलता। फल नहीं मिलता यानी कि इस सेंस में यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि मतलब कि जो कविताएं हैं, जो राइटिंग्स है, वो जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकती। तो ये कैसी राइम्स है, कैसी कविता है, तो बैरन है, यानी कि कैसी है, तो बांझ है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट हो रहे हैं और थोड़ा सा अपनी पोएम को नीचा भी दिखा रहे हैं। वो यंग मैन को समझा रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जवानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, चेहरे की चमक कम हो जाएगी, बॉडी वीक हो जाएगी, और इस प्रोसेस को वो डिके बोल रहे हैं। दोस्तों हमारे पोइट समझाते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, नेचुरल है, सबके साथ होता है, और इसलिए वो बोलते हैं कि तुम अभी से खुद को फोर्टिफाई करो, मतलब कि फ्यूचर के लिए अपनी एक प्रोटेक्शन बना लो। जैसे लोग घर को स्ट्रांग बनाते हैं ताकि आंधी तूफान से वो लड़ सके, यानी कि आंधी तूफान से घर को बचा सके, वैसे ही तुम अपनी लाइफ को भी सिक्योर करो। और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरी कविता पर डिपेंड रहना सही नहीं है। जब वो अपनी पोयम को बैरन राइम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि कविता जो है वो कभी भी आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकती, वो सिर्फ शब्दों में तुम्हारी तारीफ कर सकती है। हमारे पोइट का इंटेंशन ये दिखाना है कि आर्ट की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। पोएम जो है वो तुम्हारी नाम या फिर तुम्हारी ब्यूटी को लिखकर याद कर सकती है, पर असली जिंदा हिस्सा तो तब आगे बढ़ेगा जब तुम्हारा बच्चा होगा, यानी कि जब तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। इसलिए वो बोल रहे हैं कि मेरी पोएम से ज़्यादा ब्लेस्ड, यानी कि बेटर तरीका है शादी करके जनरेशन आगे बढ़ाना। यहाँ पर पोएट जो है वो यंग मैन को जेंटली पुश कर रहे हैं कि सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा मत करो, रियल लाइफ में एक्शन लो, क्योंकि टाइम रुकने वाला नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, नाउ स्टैंड यू ऑन द टॉप ऑफ हैप्पी आवर्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि अभी तुम अपनी सबसे अच्छी और खुशियों वाली उम्र के टॉप पर खड़े हो, मतलब कि अभी तुम्हारी जवानी अपने पीक पर है, बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पर हो तुम। यहाँ पर पोइट यंग मैन को उसकी प्रेजेंट सिचुएशन का एहसास दिला रहे हैं। जब वो बोलते हैं कि टॉप ऑफ हैप्पी आवर्स, तो वो सिंपल तरीके से कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है। तुम यंग हो, फ्रेश हो, खूबसूरत हो, और सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। ये वो स्टेज होती है जब इंसान अपने सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे कॉन्फिडेंट फॉर्म में होता है। हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि वो उसे रियलिटी दिखा सके कि देखो तुम अभी ऊपर हो, पीक पर हो, पर ये हमेशा नहीं रहने वाला।
टाइम जो है वो धीरे धीरे इस पीक से तुम्हें नीचे ले आएगा। इस लाइन में एक वार्निंग भी छुपी हुई है कि जब तुम अपने टॉप पर हो तभी डिसीजन लेना सही रहता है, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है, पछतावा होता है। इसलिए पोएट जो है वो पहले उसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि तुम लकी पोजीशन में हो, ताकि अगले ही मोमेंट वो उसे समझा सके कि इसी परफेक्ट टाइम पर तुम्हें फ्यूचर सिक्योर कर लेना चाहिए। यानी कि जब सब कुछ बेस्ट है तभी लेगेसी बनाने का सही वक्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इस एक लाइन में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, एंड मैनी मेडन गार्डन्स येट अनसेट। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि बहुत सी कुंवारी लड़कियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और वो लड़कियां बिल्कुल उन बगीचों की तरह है जिनको जो है वो किसी ने देखा नहीं है या फिर जिनको अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया है। मतलब अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो रेडी है पर उनकी शादी नहीं हुई। यहाँ पर पोइट एक कंपैरिजन यूज़ करते हैं, वो लड़कियों को मेडन गार्डन्स बोलते हैं, यानी कि उन्हें बगीचों की तरह इमेजिन करते हैं। गार्डन का मतलब होता है कि एक ज़मीन जो फूल उगा सकती है, फल उगा सकती है। जब वो बोलते हैं कि येट अनसेट, तो इसका मतलब है कि अभी तक उन पर कुछ उगाया नहीं गया, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए। तो हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि यंग मैन को बताया जाए कि तुम्हारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी के लिए रेडी है और जो माँ भी बन सकती है। वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम एक्सक्यूज़ मत दो कि मौका नहीं है। जैसे एक खाली गार्डन मतलब कि बेकार पड़ा रहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वैसे अगर शादी का सही टाइम निकल गया तो बाद में चांस कम हो जाता है। यहाँ पर हमारे पोइट थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे हैं कि अभी तुम्हारी जो जवानी है वो पीक पर है, सामने बहुत सारे चांसेस है, तो फिर डिले क्यों कर रहे हो। इस लाइन के थ्रू वो प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं और ये भी दिखाते हैं कि नेचर ने जो है वो सब कुछ सेटअप कर दिया है, बस तुम्हें डिसीजन लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके आगे वाली लाइन हमारी ये कहती है, विद वर्चुअस विश वुड बियर योर लिविंग फ्लावर्स। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि वो अच्छी नीयत वाली लड़कियाँ तुम्हारे जिंदा फूल को जन्म देने की इच्छा रखती है। यहाँ पर लिविंग फ्लावर्स का मतलब है तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी तरह खूबसूरत और जिंदा होंगे। यहाँ पर हमारे पोएट अपनी बात को और भी क्लियर कर रहे हैं। पहले उन्होंने लड़कियों को मेडन गार्डन्स बोला था, और अब वो कह रहे हैं कि वो गार्डन्स तुम्हारे लिविंग फ्लावर्स को उगा सकती है, यानी कि तुम्हारी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में वो लड़कियां क्या कर सकती है, तो तुम्हारी लेगेसी को, तुम्हारी जनरेशन को आगे पहुंचाने का काम कर सकती है। जब वो वर्चुअस विश बोलते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी इच्छा साफ और सही है, वो कोई गलत या फिर सेल्फिश काम नहीं कर रही, बल्कि शादी करके फैमिली बनाना चाहती है जो सोसाइटी में अच्छा माना जाता है। लिविंग फ्लावर्स बोलकर पोएट जो है वो बच्चों को फूल से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फूल सुंदर होते हैं, फ्रेश होते हैं और खुशी देते हैं। वैसे ही बच्चे भी जो है वो तुम्हारी ब्यूटी और लाइफ का जिंदा हिस्सा होंगे। हमारे पोएट का इंटेंशन ये है कि यंग मैन को समझाया जाए कि सिर्फ मेरी पोएम में तुम्हारी तारीफ लिखी रहना काफ़ी नहीं है। असली जीत तो तब होगी जब तुम्हारे जैसे कोई खूबसूरत और जिंदा फूल यानी कि तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में आएंगे। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि नेचर और सोसाइटी दोनों रेडी है, लड़कियां भी रेडी है, वक्त भी सही है, बस तुम्हें हाँ बोलनी है। यहाँ से फिर से वही हमारी पोएम का मेन थीम स्टार्ट होता है कि टाइम से बचने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका आर्ट नहीं होता है, बल्कि हमारे खुद के बच्चे यानी कि हमारी आगे यानी कि फ्यूचर वाली जनरेशन होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, मच लाइक दैन योर पेंटेड काउंटरफीट। दोस्तों यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे जिंदा फूल है, यानी कि ये जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो तुम्हारी तस्वीर या फिर मेरी लिखी हुई तारीफ से कहीं ज़्यादा असली और तुम्हारे जैसे होंगे। पेंटेड काउंटरफीट का मतलब होता है बनावटी तस्वीर या फिर लिखी हुई इमेज जो असली नहीं होती। यानी कि हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा या फिर तुम्हारी जो कुछ भी इमेज बनाऊंगा, पेंटिंग करूंगा, तुम्हारे लिए पोएम लिखूंगा, वो सिर्फ एक बनावटी चीज़ है, लेकिन जो बच्चा है वो असली चीज़ है, यानी कि वो रियल है। यहाँ पर पोएट जो है वो अपनी बात को और भी सीधे करके हमें बताते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा होगा तो वो तुम्हारी असली कॉपी होगा, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारा हिस्सा जो है वो उसमें दिखेगा। लेकिन अगर सिर्फ मेरी पोएम या फिर किसी पेंटिंग में तुम्हारी इमेज रहेगी तो वो सिर्फ एक पेंटेड काउंटरफीट होगी, यानी कि एक बनावटी कॉपी होगी। दोस्तों काउंटरफीट का मतलब होता है नकली चीज़ जो असली लगती है पर होती नहीं है। हमारे पोएट का इंटेंशन ये है कि वो आर्ट की लिमिट दिखा सके, आर्ट की एक सीमा होती है वो दिखा सके। यानी कि पेंटिंग या फिर पोएम तुम्हारी इमेज तो दिखा सकती है पर उसमें जान नहीं होती, वो सिर्फ रंग या फिर शब्द होते हैं।
पर बच्चा एक जिंदा इंसान होता है जो सांस लेता है, बढ़ता है और आगे तुम्हारा खून और नाम लेकर चलता है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जिंदा बच्चा तुम्हारी ब्यूटी को ज्यादा सच और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ा पाएगा। कंपेयर करो तो किसी तस्वीर या फिर लिखी हुई तारीफ से। ओके, यहाँ पर पोइट फिर से यंग मैन को कन्विंस कर रहे हैं कि सिर्फ आर्ट पर डिपेंड रहना कमजोर तरीका है और असली पावरफुल तरीका है अपनी लेगेसी को जिंदा इंसान के थ्रू आगे भेजना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, सो शुड द लाइन्स ऑफ लाइफ दैट लाइफ रिपेयर विच द टाइम्स पेंसिल और माई प्यूपिल पेन। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ की लाइन को सिर्फ एक और लाइफ ही ठीक से आगे बढ़ा सकती है, ना कि टाइम की पेंसिल या फिर मेरी छोटी सी यानी कि प्यूपिल पेन। मतलब कि तुम्हारी लाइफ को असली तरीके से सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही कंटिन्यू कर सकता है, ना कि किसी की पेंटिंग या फिर किसी की पोयम। यहाँ पर पोइट फिर से कंपैरिजन करते हैं। जब वो बोलते हैं कि लाइन्स ऑफ लाइफ, तो वो दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तुम्हारे चेहरे की लाइंस जो टाइम के साथ आती है, यानी कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारे चेहरे पर लाइंस आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। और दूसरा है तुम्हारी फैमिली लाइन, यानी कि तुम्हारा खून आगे चलना, यानी कि तुम्हारी जनरेशन। अब वो कह रहे हैं कि इन लाइंस को सिर्फ लाइफ ही रिपेयर कर सकती है। मतलब कि एक नई जिंदगी, यानी कि एक तुम्हारा बच्चा तुम्हारी जो लाइफ है उसको कंटिन्यू करेगा, तुम्हारा नाम और तुम्हारी ब्यूटी को आगे ले जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ टाइम्स पेंसिल या फिर प्यूपिल यानी कि माई प्यूपिल पेन की बात करें तो वो सिर्फ ड्राइंग या फिर लिखने के काम आती है। यानी कि वो किस चीज़ का सिंबल है, तो वो सिर्फ लिखने का सिंबल है। टाइम की पेंसिल का मतलब है कि वक्त तुम्हारे चेहरे पर बुढ़ापे की लाइंस खींच देगा, और ये जो मेरी पेन है वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ लिख सकती है। पोइट ने अपनी पेन को प्यूपिल पेन बोलकर बहुत ही छोटा दिखाया है, जैसे वो खुद को भी इतना पावरफुल नहीं मान रहे हैं। उनका इंटेंशन ये है कि वो क्लियर करे कि पेंटिंग और पोयम सिर्फ इमेज बना सकते हैं, पर वो तुम्हें सच में जिंदा नहीं रख सकते। असली रिपेयर, असली कंटिन्यूएशन तब होती है जब तुम्हारी जगह एक नई लाइफ आती है। यानी कि फिर से वही मेन बात हो रही है कि टाइम से बचने का और सच में जीतने का तरीका आर्ट नहीं होता है, बल्कि अपने खुद के बच्चे होते हैं जो टाइम को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है इन दो लाइन्स में। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, नीदर इन इनवर्ड वर्थ नॉर आउटवर्ड फेयर कैन मेक यू लिव योर सेल्फ इन आइज ऑफ मैन। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोइट कह रहे हैं कि ना तो टाइम की पेंटिंग और ना ही मेरी पेन तुम्हारी अंदर की अच्छाई या फिर बाहर की खूबसूरती को इतना स्ट्रांग बना सकती है कि तुम सच में लोगों की नज़रों में जिंदा रह सको। मतलब सिर्फ ड्राइंग या फिर पोयम तुम्हें असली तरीके से हमेशा के लिए जिंदा रख ही नहीं सकती। यहाँ पर पोइट जो है वो अपनी बात को क्लियर कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी दो चीज़ें बहुत ही स्पेशल है। पहला है इनवर्ड वर्थ, यानी कि तुम्हारे अंदर का अच्छा नेचर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वैल्यू। और दूसरी चीज़ है तुम्हारा आउटवर्ड फेयर, यानी कि तुम्हारी बाहर की ब्यूटी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी जवानी। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना तो टाइम की पेंसिल और ना ही मेरी पेन इन दोनों को इतना पावरफुल बना सकती है कि तुम सच में लोगों की आंखों में हमेशा तक जिंदा रहो। पेंटिंग या फिर पोएम बस एक इमेज दिखा सकती है, पर उसमें तुम्हारी फीलिंग नहीं होगी, तुम्हारा रियल प्रेजेंस नहीं होता है। हमारे पोइट का इंटेंशन ये है कि वो यंग मैन को समझा सके कि आर्ट की एक लिमिट होती है। मैं चाहे तो कितनी भी अच्छी कविता लिख दूं, वो तुम्हारी असली लाइफ को रिप्लेस नहीं कर सकती। मतलब कि अगर कोई पोयम है, कोई पेंटिंग है, उसे देखकर आप ये तो नहीं बता सकते कि सामने वाला इंसान कैसा दिखता था, कैसा उसका नेचर था, क्या करता था। ये सब सारी चीज़ें जो है वो मेरी पेंटिंग से या फिर मेरी पोयम से नहीं दिख पाएगी। लोग शायद तुम्हारा नाम पढ़ेंगे पर तुम खुद वहाँ मौजूद नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा होगा तो उसमें तुम्हारे अंदर की क्वालिटी और बाहर की शक्ल दोनों का हिस्सा होगा, और उसे देखकर लोग तुम्हें याद करेंगे जैसे कि तुम उनके सामने हो। इसलिए पोइट फिर से प्रूव कर रहे हैं कि अगर सच में जिंदा रहना है तो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक नई लाइफ के थ्रू ही पॉसिबल है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारी अगली लाइन आती है, टू गिव अवे योर सेल्फ कीप योर सेल्फ स्टिल। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि अगर तुम खुद को दे दोगे तभी तुम खुद को बचा कर रख पाओगे। यहाँ पर खुद को दे देना का मतलब है शादी करके अपना हिस्सा, अपनी लाइफ, अपनी ब्यूटी को बच्चे के थ्रू आगे देना। और खुद को बचा कर रखना का मतलब है कि वो फ्यूचर जनरेशन का जिंदा रहना। अब ये जो लाइन है वो थोड़ी उलझी हुई लग सकती है, पर पोएट का जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी लाइफ का हिस्सा किसी और को दे दोगे, यानी कि अपना मतलब कि अपनी जनरेशन आगे बढ़ा दोगे, तो तुम खुद को ख़त्म नहीं होने दोगे, किसी ना किसी रूप में तुम जिंदा रहोगे। नॉर्मल सोच में तो हमें लगता है कि अगर हम कुछ दे देते हैं तो वो हमसे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पोएट उल्टा लॉजिक यूज़ करते हैं कि अगर तुम अपनी ब्यूटी, अपना खून, अपना नाम किसी को दे दोगे तो वो तुम्हारा ही एक्सटेंशन बनेगा।
यहाँ पर तुम अपना हिस्सा खो नहीं रहे हो, बल्कि उसे फ्यूचर में भेज रहे हो। का इंटेंशन ये है कि यंग मैन को समझाया जाए कि सेल्फिश मत बनो, अपनी जवानी को सिर्फ अपने पास मत रखो। अगर तुम उसे शेयर नहीं करोगे तो वो स्ट्रांग भी होकर वापस नहीं मिलेगी। यानी कि एक बच्चे के रूप में जो है वो आपकी जनरेशन आगे बढ़ती है तो वो आपको स्ट्रांग होकर वापस मिलती है। इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो एक स्मार्ट आइडिया यूज करते हैं कि देने में ही बचना है, यानी कि अगर आप कुछ दोगे तो ही बच पाओगे। यानी कि अगर तुम कुछ भी आगे नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर अगर दे दोगे तो तुम्हारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, तुम किसी ना किसी रूप में जिंदा रहोगे और टाइम जो है वो तुम्हें जो है वो पूरी तरीके से मिटा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद हमारे इस पोएम की आखिरी लाइन है, एंड यू मस्ट लिव ड्रॉन बाय योर ओन स्वीट स्किल। दोस्तों यहाँ पर हमारे पोएट कह रहे हैं कि और तुम्हें जिंदा रहना चाहिए अपनी ही प्यारी ताकत से दोबारा बनकर। यानी कि यहाँ पर ड्रॉन का मतलब है बनाया हुआ या फिर दिखाया हुआ, फिर से दिखाया हुआ। और योर ओन स्वीट स्किल का मतलब है कि तुम्हारी अपनी खूबसूरती और एबिलिटी जो कि बच्चे के थ्रू आगे जाएगी। यहाँ पर पोएट अपनी बात का एंड करते हुए एक स्ट्रॉन्ग आइडिया देते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हें जिंदा रहना ही चाहिए, पर कैसे? किसी और की पेंटिंग में या फिर मेरी पोएम के थ्रू नहीं, बल्कि अपनी ही पावर से। ड्रॉन शब्द का यहाँ पर जो है वो दो मीनिंग है। एक मतलब है पिक्चर की तरह बनाया हुआ और दूसरा मतलब है किसी से निकला हुआ। हमारे पोएट का आइडिया ये है कि तुम खुद ही अपनी नई तस्वीर बनाओ, पर वो तस्वीर कागज पर नहीं बल्कि एक बच्चे के रूप में यानी कि हकीकत में बनाओ। योर ओन स्वीट स्किल से वो तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी और तुम्हारी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि तुम में जो खूबसूरती है, जो चार्म है, वही तुम्हारे बच्चे में आएगा। हमारे पोएट का इंटेंशन ये दिखाना है कि असली आर्ट जो है वो तुम खुद हो और सबसे बेस्ट क्रिएशन जो तुम बना सकते हो वो है एक नई लाइफ। अगर तुम ये करते हो तो तुम किसी ना किसी मतलब के रूप में जिंदा रहोगे और किसी शब्दों पर डिपेंड नहीं रहोगे। तुम अपने ही टैलेंट और नेचर के थ्रू फ्यूचर में जिंदा रहोगे। इस तरह पोएट फिर से वही मैसेज स्ट्रॉन्ग करते हैं कि टाइम को हराने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी लाइफ को आगे बढ़ा देना, ताकि तुम खुद ही अपनी नेक्स्ट कॉपी बनकर दुनिया में किसी ना किसी रूप में जीते रहो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों इस पोएम का अगर ओवरऑल मैसेज देखें तो इस पोएम में हमारे पोएट ने एक यंग लड़की को समझाया है कि टाइम जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वो धीरे धीरे हर इंसान की ब्यूटी और जवानी को खत्म कर देता है। सिर्फ पोएम लिख देना या फिर पेंटिंग बना देना किसी को सच में हमेशा के लिए जिंदा नहीं रख सकता। हमारे पोएट का मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी ब्यूटी, उसका नाम, उसकी लाइफ जो है वो फ्यूचर में भी बनी रहे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि शादी करके अपनी जनरेशन आगे बढ़ाना। बच्चे एक तरह से उस इंसान का जिंदा हिस्सा होते हैं जिसमें उसकी शक्ल होती है, उसकी क्वालिटीज़ होती है और उसकी आगे लाइफ जो है वो चलती रहती है। इसलिए हमारी पोएम का मेन मैसेज ये है कि टाइम को सच में चैलेंज करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है अपनी लाइफ को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, ना कि सिर्फ शब्दों या फिर तस्वीरों पर डिपेंड रहना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।